नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। और आप जिस परीक्षा के लिए बैठने जा रहे हैं वो एक MCQ एग्जाम होने वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एग्जाम होने वाला है। तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन की और एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आज मैं अपने अनुभव के आधार पर, यानी मैंने भी वो सारे एग्जाम्स फेस किए हैं जो एग्जाम आप फेस करने जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें और क्या ना करें, यानी अभी तैयारी के इस पूरे मोशन में हमें क्या करना जरूरी है और क्या नहीं करना चाहिए, इन बिंदुओं पर मैं बातचीत करूंगा। कुछ पॉइंट्स मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि अगर इन पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं तो अपने गारंटी और दावे के साथ कह रहा हूं कि ये आपको अपनी परीक्षा में सफल जरूर बनाएंगे। बशर्ते सारे पॉइंट्स को देखने के साथ साथ मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा कि मैं आपको उस परीक्षा के लिए क्या बताना चाह रहा हूं और क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन पॉइंट्स को मैं एक एक करके समझाऊंगा क्या करें और क्या ना करें को। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से लेकर के आपके एडमिशन आपके काउंसलिंग तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं। हर वर्ष के विद्यार्थियों के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा हूं और आपके साथ भी जुड़ा रहूंगा, मेरी गारंटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां आपको क्रैश कोर्सेज मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, PYQs मिल रहे हैं, बहुत सारे फ्री कंटेंट मिल रहे हैं। और साथ ही साथ आप सभी जितने भी हमारे जूनियर्स, हमारे विद्यार्थी हैं, सभी लोग हमें एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करिएगा। जो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अपना नाम और किस कोर्स किस सब्जेक्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं वो मेंशन भी हमें कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या करें पर हम बातचीत करते हैं, ठीक है। फिर क्या ना करें, क्या ना करें में जितने भी 5 बिंदु मैंने लिखे हैं इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और ध्यान से एक एक बिंदु को समझिएगा। इन 5 बिंदुओं के बहुत सारे मायने हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैंने लिखा है निगेटिव थिंकिंग बंद, यानी ये किस मामले में मैं कह रहा हूं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में कैसी निगेटिव थिंकिंग आती है उस पर मैं चर्चा करूंगा। एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। मैंने अब सबसे पहला पॉइंट लिखा है क्या करें में, अपना पूरा सिलेबस कवर करें। अब सबसे ज्यादा विद्यार्थियों में दिक्कत क्या होती है कि वो, हम कहते हैं बाबू प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, तो प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लेते हैं। उसके बाद कहते हैं सर पिछले साल में तो ये टॉपिक से सवाल आया ही नहीं था, तो अब मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ूंगा। तो मेरे भाई, आपको जो सिलेबस में दिया जाता है कि आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस है, तो क्या एग्जामिनर जरूरी है कि पिछले साल अगर वहां से सवाल नहीं पूछा तो इस साल नहीं पूछेगा? क्या पिछले साल जहां से सवाल पूछा वहीं से इस साल सवाल पूछेगा? इसकी कोई गारंटी है? आपको तो पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने रखा गया है, तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा, क्योंकि आपको इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि एग्जामिनर जो है किस साल के उस टॉपिक से सवाल पूछा और किस साल नहीं पूछेगा, ये आप बिल्कुल नहीं जानते। तो आपको सबसे पहले, चाहे आपके पास कितना भी लिमिटेड समय हो, अब 2-4 दिन 5 दिन का समय बचेगा तब तो नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास महीना 2 महीना 3 महीने का समय अगर आपके हाथ में रहता है तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना चाहिए, ताकि आपके पेपर में अगर सवाल आता है, आपने उस चैप्टर को, उस टॉपिक को अगर बहुत डिटेल में नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम कुछ तो आपको सवाल समझ में आएगा। हो सकता है उस सवाल के 2 ऑप्शंस तो समझ में आएंगे, तो वहां से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट तो कर सकते हो। और सिलेबस को आपने छुआ ही नहीं, उस टॉपिक को छुआ ही नहीं, उस चैप्टर को छुआ ही नहीं, तब तो आपका सवाल बिल्कुल धरा का धरा रह जाएगा और आपके सामने बिल्कुल आपकी आंख बंद हो जाएगी उस सवाल को देखने के बाद। तो ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि सिलेबस आपका पूरा कवर होना चाहिए, तभी आप पूरा का पूरा सवाल करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं अपने एग्जाम में। अदरवाइज आप आधे अधूरे तैयारी के साथ गए तो आधा अधूरा आपका नंबर भी आएगा, 100% गारंटी है कि आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते। दूसरा पॉइंट, PYQs से प्रश्नों के स्तर को समझें। अब PYQs को लेकर के जो मैंने ऊपर वाला डाउट बताया, ये डाउट बहुत सारे विद्यार्थियों में यही आता है कि हमने 1 साल का PYQ देखा, 2 साल का PYQ देखा, इस टॉपिक से सवाल आया, अब इसी टॉपिक को पढ़ूंगा, इससे नहीं आ रहा है इसको नहीं पढ़ूंगा। PYQs को देखने का मतलब ये होता है कि आप सब प्रश्नों के लेवल को समझ सकें कि सिलेबस के जो पार्ट्स हैं वहां पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी किस लेवल तक की आपको प्रिपरेशन करनी है। PYQs इसके लिए होते हैं। PYQs इसके लिए बिल्कुल नहीं होते हैं कि रिपीटेटिव क्वेश्चंस को हम देखें कि वहीं से सवाल पूछा है तो वहीं से पढ़ेंगे। वो एक प्लस पॉइंट है कि अगर वहीं से सवाल पूछा है, आपने उसी को और अच्छे से पढ़ लिया और वहीं से सवाल आ गया, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर सिलेबस के जिस बिंदु से सवाल नहीं पूछा और अगर उससे पूछ दिया तो कष्ट की बात हो जाएगी। इसलिए PYQs को बहुत ज्यादा सॉल्व करना है। सारे जितने भी वर्षों के PYQ आपके पास उपलब्ध हो, हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे वहां भी मिल जाएगा। तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा PYQs देखें, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व उसका रखें कि प्रश्नों के लेवल को समझने के लिए कि इस चैप्टर से किस लेवल का सवाल, इस चैप्टर से किस लेवल का सवाल, तो वहां से आपको समझ में आएगा कि वो एग्जाम किस लेवल का सवाल पूछ रहा है आपके लिए। पॉइंट नंबर 3, अपना नियमित टाइम टेबल बनाएं। अब नियमित टाइम टेबल 2 तरीके
तरीके से बनता है। एक तो समय की बाध्यता रखते हुए कि हम इतना समय पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे चाहे जो हो जाए, ठीक, चाहे आंधी आए चाहे पत्थर पड़े, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हमारी होंगी, चाहे रिवीजन होगा, चाहे प्रैक्टिस होगा, मैं अपना इतना समय दूंगा। दूसरा टाइम टेबल होता है अपने टास्क ओरिएंटेड लेकर के, कि अपने आप को हमने टास्क दिया है, इतना टास्क मैं पूरा करूंगा ही करूंगा आज के दिन में, चाहे जो हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करें, या टाइमिंग को लेकर के और टास्क को लेकर के। अगर दोनों चीज को लेकर के आप अगर टाइम टेबल प्रिपेयर कर पाते हैं तब तो आपसे बेस्ट कोई नहीं है। यानी आपने टाइमिंग भी बांध लिया कि मैं इतना टाइम भी यूज करूंगा अपना दिन का पढ़ने में, और दूसरा मैं इतना अपना टास्क भी पूरा करूंगा। अब टास्क अलग अलग, सिलेबस का भी टास्क है, रिवीजन का भी है, प्रैक्टिस का भी है, पूरा अपना टास्क प्रिपेयर करिए। वो मैं आपको बताने नहीं आऊंगा कि आप इतना टास्क करो, कहोगे तो वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन आप सेल्फ प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने एग्जाम के लिए इतना तो जान रहे हो, सिलेबस देख लिए, पीवाईक्यू देख लिए, इतना तो समझ गए कि आपका एग्जाम कितना समय मांगता है, प्रतिदिन आपको कितना टास्क पूरा करना है। अगर इसका अंदाजा आप यहां से लगा पा रहे हो तो आप जो है एक अप लेवल के स्टूडेंट हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी। स्वयं को सजा और इनाम दे, ये मैंने क्यों लिखा है भाई? स्वयं को सजा और इनाम देने का मतलब ये हुआ कि आपने जो समय तय किया था, आपने जो टाइम टेबल बनाया था कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, और उस घंटे में जो आपने अपने आप को टास्क अलॉट किया था, अब टास्क मजाकिया अलॉट नहीं करना है कि मैं सिर्फ थोड़ा सा टास्क अलॉट कर लिया और पूरा कर लिया खुश हो जाऊं, ऐसा नहीं। अपने एग्जाम को एक गुणवत्तापूर्ण टास्क देना है, अपने एग्जाम को देखते हुए कि मेरे एग्जाम में इतना समय बचा है, अब मैं अपने आप को प्रतिदिन के लिए इतना टास्क दूंगा, आज के लिए मेरा ये टास्क था, कल के लिए मेरा ये टास्क था, कल के परसों के लिए मेरा ये होगा। यानी हर दिन का हमारा टास्क होगा। जरूरी नहीं है कि आप एक महीना पहले पूरा टास्क बना ले, वो एक रफ आइडिया बना लीजिएगा। बाकी हर दिन बीतते बीतते, आज मान लीजिए आपका दिन बीता, कल के लिए टास्क आज ही तैयार कर लीजिए कि ये मैं करूंगा। और अगर हमने वो टास्क, वो टाइम टेबल अगर फॉलो कर लिया तो अपने आप को इनाम देंगे। इनाम चाहे आप अपना किसी से बात करने में अपना गंवा लीजिए कि चलिए भाई अब मुझे इनाम मिला है, मैं अब बात करूंगा, मैं अब चैट करूंगा किसी से, मैं कॉल पे आधा घंटा किसी से बतियाऊंगा, बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खेलना चाहता हूं, मैं खेलने जाऊंगा, 2 घंटा मैं खेलूंगा, बिल्कुल खेलिए, लेकिन आपने अगर अपने टास्क को पूरा किया है तो। और अगर टास्क नहीं पूरा किया तो फिर अपने आप को सजा भी दीजिए। उस दिन की आपकी नींद अगर 6 घंटे 7 घंटे की पर दिन की होती है, 8 घंटे की होती है, आपको 5 ही घंटे की नींद मिलेगी। तो अपने स्वास्थ्य को तो खराब नहीं करना है, लेकिन सजा देना है। इस सजा से क्या होगा, आपको जब नींद पूरी नहीं मिलेगी तो आप स्वयं अगले दिन सोचेंगे कि भैया अब मैं टास्क अगर पूरा किया होता तो मुझे इनाम मिलता, मैं खेल पाता, मैं किसी से बात कर पाता, लेकिन मैंने अपना टास्क नहीं पूरा किया ईमानदारी से, अब बताओ मुझे सजा मिल रही है। तो इस तरीके से अगर आप सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे तो आप स्वयं देख पाएंगे इस चीज को कि धीरे धीरे आप अपने टाइम टेबल को, अपने टास्क को पूरा करने लगेंगे और आप अपने आपको एक बेहतर स्थान पर देखने लगेंगे। और हर एक अव्वल विद्यार्थी वही बेहतर होता है जो सेल्फ इवेल्युएशन करना जाने और समझे। पॉइंट नंबर 5, सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस तीनों को बराबर महत्व देना है। अब बराबर महत्व का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटा सिलेबस, 2 घंटा रिवीजन, 2 घंटा प्रैक्टिस, लेकिन तीनों की जो तीनों का वजूद है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस का बिल्कुल सब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ कहीं रिवीजन नोट्स उठा लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेबस भी नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एमसीक्यू ही लगा, सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे, उससे भी नहीं होगा। तीनों की अपनी अपनी महत्ता है और तीनों की महत्ता को समझ के रखिए। जब एग्जाम से 5 दिन बचेगा तब हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस का नहीं पढ़ना है, आपको रिवीजन ही करना है, किसी का नोट्स मिल जाए उसी से करना है। भाई 10 दिन बचा है तो सिर्फ रिवीजन ही करना है और प्रैक्टिस ही करना है। लेकिन जब तक एग्जाम में थोड़ा समय है तो तीनों को आपको महत्व देना है। ठीक। पॉइंट नंबर 6, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएं। अब ये बार बार मैं हर एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए क्यों कहता हूं, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि ये आपके लिए बेहद ही जरूरी है। आप जिस एग्जाम में जा रहे हैं वहां आपसे एमसीक्यू सवाल ही पूछा जाएगा, इसलिए आपके प्रतिदिन के टाइम टेबल में, प्रतिदिन के टास्क में एमसीक्यू क्वेश्चंस होने ही होने चाहिए। चाहे आप वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वहां से भी ऑनलाइन क्वेश्चंस करिए, टीचर के साथ ऑनलाइन क्वेश्चन कर रहे हैं और टीचर के साथ करिए, टेस्ट के माध्यम से क्वेश्चंस लगा रहे हैं टेस्ट के माध्यम से लगाइए, पीवाईक्यूज के माध्यम से लगा रहे हैं पीवाईक्यूज के माध्यम से लगाइए, आपकी किसी बुक में एमसीक्यू का सवाल मिला है तो वहां से लगाइए, लेकिन एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा टैकल करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपकी हैबिट बन जानी चाहिए एग्जाम आते आते कि आपके सामने सवाल दिखा और तुरंत उसका मतलब आपको समझ में आ गया। ये ज्यादा से ज्यादा हैबिट बन जाए। और एग्जाम के दिन आपको जल्दबाजी नहीं करें, इस वजह से पहले ही क्वेश्चंस को समझने की जो कैपेबिलिटी है वो अपनी बढ़ा लीजिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए। पॉइंट नंबर 7, आप अपनी तैयारी को कितना समय देंगे आपकी सफलता इसी पर निर्भर करेगी। अब मैंने ऊपर बोला कि आपको टाइम टेबल बनाना है, अपना टास्क बनाना है। अब जो छोटा टाइम टेबल बनाएगा, जो छोटा छोटा टास्क बनाएगा कि यार बस इतना ही टास्क, तो इसका मतलब है कि आप बड़ी सफलता नहीं देख रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को जितना समय देंगे, जितना बढ़िया टाइम टेबल बनाएंगे, जितना बेहतरीन टास्क अपने आप को देंगे, तभी तो ये थोड़ी है कि छोटा टास्क देकर इनाम ले लिया अपने आप को।
जितना बेहतरीन देंगे उतना ही आपकी सफलता उसी पर निर्भर करेगी, यानी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी एक तरीके से आप समझे कि भाई तैयारी आपकी इतनी, यानी जितना मेहनत होगा वही आपकी सफलता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई ला के पेपर दे देगा, पेपर उसको अगर मिल भी जाए, अगर आपको पेपर एक दिन पहले लीक करके भी दे दिया जाए फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर समय रटने वाली व्यवस्था नहीं चलती है। अगर मान लीजिए कि 100 विद्यार्थी हैं और 100 में 100 को अगर पेपर दे दिया जाए तो जो पहले ठीक से पढ़ा होगा वही तो पेपर को टैकल कर पाएगा। अगर आपके पास से गूगल हटा दिया जाए, किताब हटा दिया जाए कि ले भाई ये पेपर है, अब इसको कुछ नहीं मिलेगा, अगले दिन पेपर जाके तुमको देना है, आंख पर पट्टी बांध के ले जाऊंगा, पेपर दिलवाऊंगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं मिला, तुमको अकेले कमरे में बिठा दिया और पेपर दे दिया, तो क्या आप उस पेपर को कर पाओगे? क्या ऐसा तो नहीं होगा। तो इस वजह से आपकी तैयारी जो है उसी पर निर्भर करेगी जितना आप अपनी तैयारी को समय देंगे। अब ये पॉइंट्स अगर आप कर ले जाते हैं तो बहुत, ये ऐसा नहीं है कि कुछ मैंने अलग कुछ ऐसी स्ट्रेटजी दे दी है जो कभी आज तक आपने सुना ही नहीं था, सिलेबस आपने सुना नहीं, पीवाईक्यू आपने सुना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं और मैंने बताया कि किसका कितना महत्व है आपके इस तैयारी में। क्या ना करें, निगेटिव ओवरथिंकिंग तुरंत बंद कर दीजिए। निगेटिव ओवरथिंकिंग कब होता है? पहले तो हम 4 लोगों को देख रहे हैं कि यार वो बहुत अच्छा कर रहा है, अब कोई आकर के हमसे फेंक भी देगा, है मेरा पूरा सिलेबस तैयार हो गया, मैंने ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली, मैं 5 किताब इतनी मोटी मोटी में खत्म कर दिया यार, मेरा तो 6वां वाला खुल गया है। तो जहां आपने ये सोचा, फिर आप भी सोचने लगेंगे, पागल होने लगेंगे कि यार मैं ओवरथिंक, यार मेरा सिलेबस नहीं हो पाया, मैं कैसे पढ़ूं, तो 5 किताब पढ़ा है, वो निकालेगा मैं निकालूंगा। तो ये पॉइंट छोड़ दीजिए, अपनी कैपेबिलिटी देखिए, अपने संसाधन देखिए और उन संसाधनों में आप अपना बेस्ट करने का प्रयास करिए, ताकि आप, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आप अपना सिलेबस जान रहे हो, आप पीवाईक्यू देख करके अपने क्वेश्चन का लेवल जान रहे हो, तो आपको नहीं पता है कि मुझे कितना पढ़ के क्या निकालना है। अब कोई मुझसे फेंक देगा कि 10 किताब मोटी मोटी पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये है कि वही ज्ञाता है, और वो ज्ञाता है तो जरूरी है कि वही एंट्रेंस एग्जाम निकालेगा। एंट्रेंस एग्जाम वो निकालेगा जो सिलेबस की अच्छी समझ रखेगा, जो अच्छे से पीवाईक्यूज को समझ के क्वेश्चंस के लेवल को समझा है और उसका रिवीजन किया, उसकी प्रैक्टिस किया है। सिर्फ यही चीज है, ओवरथिंकिंग नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शंस से दूरी, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अब आप अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शन 2 मिनट मौन धारण करके इस वीडियो के बाद 2 मिनट नहीं 5 मिनट निकालिएगा और सोच लीजिएगा क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है। क्या मैं फोन पर ज्यादा बातचीत करता हूं किसी से, वो डिस्ट्रैक्शन है? क्या मैं मोबाइल दिन भर चलाते रहता हूं, क्या वो डिस्ट्रैक्शन है? क्या मैं ऑनलाइन क्लास देखने आता हूं यूट्यूब पर, सोचता हूं कि सर के साथ ऑनलाइन क्लास करूंगा और थोड़ी देर बाद शॉर्ट स्कोर करने लग जाता हूं, क्या वो डिस्ट्रैक्शन है? जो आपके जीवन का डिस्ट्रैक्शन हो वो फिलहाल एग्जाम तक निकाल दीजिए, और वो एकाएक नहीं निकलेगा। अब लोग कहते हैं 21 दिन किसी चीज को जब आदत में डालोगे तब निकलेगा, मैं ये नहीं मानता। मैं मानता हूं 5 से 6 दिन लगेगा, अगर आपने ठान लिया वो डिस्ट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगता। ये 21 दिन वाला ढकोसला कोई बड़ी बात नहीं, ये ठीक है, साइंटिफिक प्रूफ है कि भाई 21 दिन धीरे धीरे हैबिचुअल होता है। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, 5 से 6 दिन के अंदर वो डिस्ट्रैक्शन समाप्त हो जाएगा आपके जीवन से। और अगर आपको एग्जाम निकालना है तो उन डिस्ट्रैक्शन को समाप्त कर दीजिए, ये वार्निंग है आपके, डेडलाइन है आपके लिए। पॉइंट नंबर 3, डोंट बी एन एक्सपर्ट। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है मेरे भाई, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। चाहे आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है उसका एक्सपर्ट नहीं बनना है, कोई एक्सपर्टाइज की आवश्यकता नहीं है, और ना किसी दूसरे के लिए एक्सपर्ट बनना है। अब होता क्या है कि कुछ लोग करते हैं कि भाई मैं अपने इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन जाऊंगा। भैया एंट्रेंस एग्जाम आपको ये नहीं कहता है कि आप अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए। सीयूटी पीजी का सिलेबस का लेवल अलग है, यूजी का सिलेबस अलग है, सीएचएस एग्जाम दोगे तो उसका लेवल अलग है, मतलब कक्षा 6 से आओगे और कक्षा जब पीजी तक आओगे अलग है, यूजीसी नेट की तरफ जाओगे तो अलग हो जाता है। ये मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, लेवल परिवर्तित होते जाता है। तो ये नहीं है कि आपको आज ही ज्ञाता बन जाना है, आपको सिर्फ ज्ञाता बनना है अपने एग्जाम का, ठीक, अपने उस सिलेबस का, और ज्ञाता बनना है स्वयं के लिए, सब दुनिया भर के लिए नहीं। डोंट बी एन एक्सपर्ट। दुनिया भर को बताते नहीं फिरना है कि हाँ भाई इस तरीके से करो, ये करो, वो करो। मैं जो एग्जाम फेस करने जाता हूं उसका ज्ञान कभी नहीं देने आता। मैं आपको अगर बता रहा हूं, मैंने वो एग्जाम निकाला है, मैं उस एग्जाम को फेस करके आ चुका हूं, अब मेरा काम हो गया वहां का। अब ये नहीं है कि मैं वही एग्जाम देने जा रहा हूं और पूरा दुनिया को बुला बुला बता रहा हूं, देखो ऐसे पढ़ेगा तू तब हो जाएगा भाई, ऐसे पढ़ेगा तो हो जाएगा। तो ये कोई मतलब नहीं इस चीज का, क्योंकि अगले का निकल जाएगा, आप धरे के धरे रह जाओगे, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। आप दूसरे का सहयोग करिए, लेकिन बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपर्ट बनाने का प्रयास मत करिए। पहले अपने आप को देखिए कि आप कितने पानी में हैं और कहां तक आप पहुंच सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, डोंट गो फॉर वास्ट कंटेंट। आपको बहुत वास्ट कंटेंट के साथ नहीं जाना है, जो मैं आपको बार बार रिमाइंड कराना चाहता हूं। आपने सिलेबस समझा है, फिर मैं उसी बात पर वापस आ रहा हूं। सिलेबस और पीवाईक्यू आपने समझा है तो आपको बहुत ज्यादा पूरे लाइब्रेरी को खंगाल लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सीमित कंटेंट के साथ जाइए, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के साथ जाइए। जो जैसे हम लोग अगर ऐप में पढ़ा रहे हैं तो हमारी क्लासेस, हमारे नोट्स एक स्ट्रक्चर वे में होते हैं, जो सीयूईटी
एग्जाम हो, सीएचएस एग्जाम हो, यूजीसी नेट की तैयारी हम कराते हैं तो उसकी बात करें, जिस भी एग्जाम की हम बात करें, तो उस एग्जाम के हिसाब से हम कंटेंट देते हैं और आपको भी उसी तरीके के कंटेंट को फॉलो करना चाहिए। अगर आप बुक्स को भी फॉलो कर रहे हो तो उसी तरीके से बुक्स को फॉलो करो। ये नहीं कि 20 किताब पढ़ लिया तो आप महाज्ञानी हैं, इसका कोई मतलब नहीं एंट्रेंस एग्जाम से। एंट्रेंस एग्जाम से मतलब है आपके पेपर में आएगा सवाल और उन सवालों का आप हल कर पा रहे हो कि नहीं, और उन सवालों को हल करने के लिए आपको कितने कंटेंट की आवश्यकता है वो आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो एक्सपर्ट्स आपको हमारे ऐप पे बताया जाता है, तो वो आप सहयोग ले सकते हैं, जैसे भी ले, आपको अंदाजा होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग में न उलझें, ये बेहद ही जरूरी है। अब ये कहने का तात्पर्य उल्टा मत ले लीजिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कोई क्वेश्चन आया मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उसको सोचूंगा नहीं, हटा दूंगा, ये मैं नहीं कह रहा। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आया है तो सिर्फ उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है हम उतना ही प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, यानी एक लेवल तक का। अब ये नहीं कि हमारे सामने कोई ऐसा सवाल आ गया जो सवाल पर हम एकदम पूरा जिद पर ले लिए कि इस टॉपिक का ये सवाल हमको फंसा था, अब मैं इस टॉपिक को मारूंगा, धुआं धुआं कर दूंगा। तो इसका कोई तात्पर्य नहीं। आपको उसी स्तर तक के सवालों को बस समझ लेना है कि भाई इस टाइप का सवाल आएगा तो इसमें क्यों गलती हो रही थी, इसका ऑप्शन क्यों नहीं सही हो रहा था, तो उसके स्ट्रक्चर को वहीं तक, एक इतना जो अगर मान लीजिए यहां तक में वो क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाएगा तो यहीं तक सीमित हो जाइए। अब ये नहीं कि यहां पर टॉपिक था, यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। अब भाई किसी भी टॉपिक की कोई सीमा है क्या? जीके जीएस की कोई सीमा है क्या? हिंदी की कोई सीमा है क्या? इंग्लिश की भी कोई सीमा है क्या? हर एक लेवल पे बढ़ता जाता है कि नहीं? आज तक कोई कह पाया क्या कि मैं महाज्ञानी हूं? तो अब ये नहीं कि इतू सा सवाल था, इतने से काम हो जाना था और आपका गोला बड़ा होते जा रहा है, आपका गोला बड़ा होते जा रहा है कि अब मैं इसी टॉपिक को सॉल्व करके रहूंगा, इस टॉपिक से मेरा आज के बाद कुछ नहीं गड़बड़ होगा। तो इतना ज्यादा चैलेंज नहीं लेना है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं उलझना है। ये नहीं कहा कि नहीं करना है, उलझना नहीं है, यानी एक लेवल तक करना है। बस मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इतना ढंग से आप कर लेंगे फिर आप विजेता हैं। यहां मैंने विनर लिखा है, यहां मैंने जगह खाली छोड़ दी है, यहां आप अपना नाम फिल कर सकते हैं। ठीक, इंतजार करिए, एंट्रेंस एग्जाम होने दीजिए। अगर आप कुछ इस तरीके से अपने आप को लेकर के चलेंगे, अगर मेरी बातों को आपने सीरियसनेस के साथ समझा है, अभी तक आपने वीडियो देखा है, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप सीरियस विद्यार्थी हैं, आप देखना चाहते थे, मेरी बातों को समझना चाहते थे, तभी आप यहाँ तक रुके हुए हैं। और अगर यहाँ तक रुके हैं तो यहाँ आपका एक नाम आएगा ही आएगा, इतना मैं आपको कॉन्फिडेंट करता हूँ। और आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इन चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं। अपना नाम अगर विनर मैंने यहाँ लिख दिया, इसके बाद मैंने ये लिख दिया है, तो आप अपना नाम अपना यहाँ मेंशन कर दीजिए कि हाँ सर विनर मैं ही बनूंगा। तो बस इतनी मेरे लिए बहुत सफलता हो जाएगी और आपकी सफलता एग्जाम के बाद जो है रिजल्ट के रूप में दिखेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए होगा गाइडेंस हम पहुंचाते रहेंगे और मिलते रहेंगे आपसे जहां आपको जरूरत होगी हमारी। मैं हर संभव आप सभी के समक्ष खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी के लाइक करने से मुझे लगता है कि जो भी आपके लिए एफर्ट लगा रहा हूं, रात को वीडियो बनाऊं, दिन को वीडियो बनाऊं, जितना कंटेंट बनाऊं, पूरी टीम को मैनेज करूं, सब मुझे लगता है कि सब कुछ मेरे लिए सकारात्मक है, सिर्फ इसलिए कि आपका प्यार, आपका लगाव मुझे मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मित्रों तक भी पहुंच जाए, ताकि वो भी ये करना शुरू कर दें और ये गलतियां ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।